पानी के लिए बोल देना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज की भी क्लास 4:30 से है। आज की क्लास शायद 5 बजे से होने वाली थी, बट 5 बजे से नहीं हुई। एक्चुअली एमआर सर को क्लास पहले चाहिए थी। 27 सितंबर 2024 सर को क्लास पहले चाहिए थी। तो सर को वैसे प्लान था कि 5 बजे तक क्लास लेना है, बट फिर मैं एक्चुअली 6 बजे के बाद अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार ही बताया था कि मुझे एक एलर्जिक प्रॉब्लम चल रही है। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या है, पता नहीं तुम लोग अभी देख के समझ पा रहे हो कि नहीं, बट मेरी आईज आज फिर से स्वेल्ड अप है एंड कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट आईज के चारों ओर भी रेडनेस है बहुत ज्यादा। एंड even in my neck area there are some rashes, or I don't know what exactly it is, तो I have to go to a doctor। तो आज मेरी डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है, तो इस रीजन से भी मैं शाम को 6 बजे के बाद अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सर से बोला, सर अगर मैं 5 बजे से क्लास लूंगी तो 5:45 तक ही ले पाऊंगी, उसके बाद मैं मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो इसीलिए आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। आई एम सो फेड अप विद दिस समटाइम्स, पर मैं तुम्हें नहीं बोलना चाहती बेटा, तुम ऑलरेडी अपने जीवन में भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड और परेशान हो, तो मेरी परेशानियां तुम्हें क्या ही बताएं बेटा, कोई बात नहीं। जैसा मैं तुम्हें बोलती हूँ शायद वैसा ही अपने आप को भी मुझे बार बार समझाना पड़ता है कि यार कोई बात नहीं, दिस विल पास, बिकॉज इट इज हैपनिंग सो मेनी टाइम्स कि अभी तो चलो मैं क्लासेस ले रही हूँ, पर ऐसा ना हो कि मेरे को क्लासेस ही मैं ना ले पाऊं, ऐसा कुछ। आई होप कि एंड आई विश एंड आई नो कि ऐसा कुछ मेजर नहीं है, बट फिर भी जब तक मैं कंसल्ट नहीं करूंगी तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि मैंने लास्ट टाइम भी एंटी हिस्टामिन ली थी, है ना। आपको पता है कि एक आपने पढ़ा है एलर्जी के बारे में कि एलर्जी में एंटी हिस्टामिन लिया जाता है। ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर को भी बोला था कि अभी तो आप दे रहे हैं दवाई, इससे सप्रेस हो जाएगा, बट इसका सोल्यूशन क्या है? अगर सोल्यूशन ही नहीं पता चले तो आई डू नॉट वांट टू टेक मेडिसिन इन अ लॉन्ग रन, एंड दैट इज वाई इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम का वो पता हो ना, कॉज, तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉज नहीं पता है ना तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो एट टाइम्स आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज इट हैपनिंग। इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम फूड आइटम? इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? इज इट बिकॉज ऑफ डस्ट? आई डोंट नो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी, बट कोई बात नहीं, आई थिंक दिस विल पास बाई, है ना। तो इसी विश के साथ में कि हे ईश्वर हमारे सारे दुख खत्म कर दो प्लीज, बच्चों के भी सारे दुख खत्म कर दो और हमारे भी सारे दुख खत्म कर दीजिए। और बढ़ते हैं बेटा आज की क्लास की ओर। एटलीस्ट जितना टाइम है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आज का लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। आई एम सो सॉरी, छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं, आगे मुझे नहीं पता है, अभी आई डोंट नो कि क्या होने वाला है आगे का, बट अभी तो जितना बेटा हम ले पा रहे हैं एटलीस्ट उतना ले लेते हैं, है ना। हमने कल की क्लास में सिर्फ बीटी कॉटन पढ़ा था, तो मैं बीटी कॉटन को एक बार आप लोगों को बेटा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो बीटी कॉटन में हमने पढ़ा कि हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, प्लांट को नेचुरली हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंट बना देते हैं। किसके लिए बेटा? कॉटन बॉलवर्म के लिए। कॉटन बॉलवर्म प्लांट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसमें उसके बॉल्स को डैमेज कर रहा था, राइट। तो अब होता क्या है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट के ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है, बैसिलस thuringiensis, और ओकेजनली उस इंसेक्ट के डाइट का पार्ट बन जाता है बेटा बैसिलस, है ना। ओकेजनली उसके डाइट का पार्ट बन जाता है ये बैसिलस, और जब बेटा बैसिलस उसके डाइट का पार्ट बनता है तो आपके इंसेक्ट की क्या हो जाती है बेटा? डेथ। इंसेक्ट की क्या हो जाती है बेटा? डेथ। जैसे ही इंसेक्ट के डाइट का पार्ट बनता है आपका बैसिलस, तो इंसेक्ट की हो जाती है डेथ। तो यही ऑब्जर्व किया गया कि बैसिलस के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, जिन जीन्स को बोला जाता है बेटा क्राई जीन्स। जिन जीन्स को क्या बोला जाता है बेटा? क्राई जीन्स बोला जाता है, राइट। और ये क्राई जीन्स एक प्रोटीन बनाती है, जिन प्रोटीन्स को बोला जाता है क्राई प्रोटीन्स। ये प्रोटॉक्सिन्स होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, क्रिस्टलाइज्ड होती हैं,
एंडोटॉक्सिन्स होती हैं विद इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ये क्रिस्टलाइज्ड और इनएक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब इंसेक्ट इसे इंजेस्ट करता है तो इंसेक्ट के एल्केलाइन गट के पीएच के अंदर जाके ये सॉल्युबलाइज होके एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके मिड गट में जाके उसके मिड गट के सेल्स जो होते हैं बेटा उसमें पोर क्रिएट करती हैं, स्वेलिंग क्रिएट करती हैं, उसमें उसकी लाइसिस करवा देती हैं और इंसेक्ट की डेथ करा देती हैं। ये इन्हीं क्राई प्रोटीन्स की वजह से हुआ था। तो हमने बेटा क्राई जीन्स को निकाला, हमने उसे टीआई प्लाज्मिड से जोड़ा और इसे डाल दिया प्लांट्स के अंदर ताकि प्लांट के अंदर नेचुरली क्राई प्रोटीन्स बनने लग जाए। जब प्लांट के अंदर बेटा क्राई प्रोटीन्स बनने लग जाएंगी नेचुरली तो आपको हर एक इंसेक्ट को थोड़ी इंडिविजुअली कुछ करना पड़ेगा, इंसेक्ट की अपने आप मौत हो जाएगी। जैसे ही वो फीड करना चाहेगा ये क्राई प्रोटीन्स जाएंगी और उसकी बेटा बॉडी में उस एपिथेलियल सेल्स में जाके डैमेज क्रिएट करेंगी और बेटा उसकी डेथ हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट बेटा हमने यूज किया और हमने कहा क्राई जीन्स जो होती हैं आप कौन से इंसेक्ट को ट्रीट करना चाहते हैं और कौन से क्रॉप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ये स्पेसिफिक होती है। सो द चॉइस ऑफ जीन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप एंड द टाइप ऑफ इंसेक्ट दैट यू आर डीलिंग विद। और मैंने याद रखने का, मैंने कई बच्चे के कमेंट्स पढ़े कि नहीं मैम आपके ट्रिक बेकार नहीं होते, मैं भी ऐसे ही ट्रिक बनाता हूं। मैंने कुछ बच्चे के कल के लेक्चर में कमेंट्स पढ़े और हमें याद भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने पढ़ा था ना बेटा कि क्राई एबी के एबीसी होता है, तो एबी के 1B है और 2B है, क्राई 1AB क्राई 2AB और एसी का सिर्फ आपने एक ही पढ़ा क्राई 1AC। तो क्राई 1AB मैंने कहा था याद रख लो कॉर्न बोरर के लिए होता है और बचा क्या क्राई 2AB क्राई 1AC वो होता है कॉटन बॉलवर्म के लिए। ये हमने पढ़ लिया बेटा। फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब था आरएनएआई मतलब जीन साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग हम बोलते हैं। तो कल की क्लास में आई थिंक हमने बहुत छोटा सा कुछ लिखा था कि जीन साइलेंसिंग हमें करनी है, मतलब जीन को चुप कराना है। और ऐसा हमें क्यों कराना है? वैसे डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए का मतलब है बेटा एमआरएनए, एमआरएनए सेंस आरएनए, क्योंकि उसी सेंस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। हम उस सेंस आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे वो आज आप समझोगे कि हम करते हैं टोबैको प्लांट्स के लिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी जगहों पे हम आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में टोबैको के लिए बताया हुआ है कि टोबैको प्लांट्स में होती है रूट नॉट डिजीज, रूट्स में गांठ बन जाते हैं। किसके इन्फेक्शन की वजह से? एक नीमाटोडा। आपने लिखा है ना नीमाटोडा का नाम बेटा, नीमाटोडा का नाम क्या लिखा है आपने? मिलाडोगाइन इनकॉग्निशिया लिखा है तुमने, एम इनकॉग्निशिया। मैंने कहा था ऐसे जबरदस्त नाम आपको पढ़ने। नीमाटोडा क्या होता है बेटा? एशके हेलमिंथेस। एनिमल किंगडम जाके आपने बेटा देखा था कि उसमें क्या मैं आपको बताने की कल कोशिश कर रही थी, किसी ने बेटा सिंसियरली ईमानदारी से देखा? मैंने कहा था कि आपकी जो प्लैटी हेलमिंथेस होती है वो भी पैरासाइट्स होती है और आपकी जो एशके हेलमिंथेस होती है वो भी पैरासाइट होती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि platyhelminthes are parasites in animals, whereas Aschelhelminthes are parasites on both plants and animals. और यही मैंने जब आपको पढ़ाया था कि Aschelhelminthes के लिए लाइन दी हुई होती है that they are parasitic in both plants as well as animals. तो plants के लिए parasitic, इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है Miladogain incognitia. So Miladogain incognitia पैरासाइट है प्लांट के ऊपर, एग्जाम्पल ऑफ Aschelhelminthes। ठीक है ना? अब इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा पढ़ते हैं। मैं बेटा एक और कमेंट हाईलाइट करना चाहूंगी जो कल की क्लास में पढ़ा कि मैम आपकी एक और बात हमें लेक्चर की जो बहुत अच्छी लगती है। मेरे को ये बात अच्छी लगी इसलिए बता रही हूं कि मैं जब आपको पूरा बताती भी हूं ना बेटा तो मैं अल्टीमेटली आपको बता देती हूं, जब एनसीईआरटी पे पढ़ाती हूं बेटा इसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बेटा जब पेपर में पूछते हैं ना तो ये वाली चीजें पूछते हैं। आज मैं आपको पूरे आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ाऊंगी, बट मैंने कहा ना एनसीईआरटी में बिल्कुल आधा अधूरा, इनकम्प्लीट, बहुत ही अजीब दिया हुआ है, आपको उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो मैं जो आपको डायग्राम बना के बताऊंगी वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको वो डायग्राम बताऊंगी, बट वो एनसीईआरटी का नहीं है। तो एट द एंड पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी कि पेपर में क्या पूछा जाता है, कि नीट के पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाओ, आरएनए इंटरफेरेंस से क्या क्या सवाल बनेंगे वो हम लास्ट में पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है ना? यस एवरीबॉडी, यस, ठीक है ना? तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझते, क्योंकि मजा तो उसी में है ना बेटा।
पर बेटा मजे में ऐसा ना हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन ना सॉल्व हो, इसीलिए पॉइंटर्स भी याद रखने जरूरी है। तो आरएनए इंटरफेरेंस को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। रूट्स में प्रॉब्लम हो रही थी मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया की वजह से, तो मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया को थोड़ा सा खंगाला गया, देखा गया, ठीक है ना, कि वो प्लांट्स को कर रहा है, उसके रूट्स को फीड करता है, रूट्स में घुसता है और रूट्स में बेटा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गांठ बना देता है। तो मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया को जरा ऑब्जर्व करो बेटा, क्या हो रहा है इसके अंदर, और हमें फिर करनी भी क्या है बेटा, हमें जीन साइलेंसिंग भी करनी है। तो ये है हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है ना। ये क्या है हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया। ये फीड करता है इसके रूट्स पर, टोबैको की रूट्स पर, तभी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। अब इसको खाने के लिए ना बेटा, इसको फीड कर, इसको जिंदा रहना है तो इसको खाना तो खाना पड़ेगा ना, इसको जिंदा रहना है तो इसको तो खाना खाना पड़ेगा। यस, इसे अगर जिंदा रहना है तो इसे खाना खाना पड़ेगा। अब इसे खाना खाने के लिए क्या होता है ना, इसकी जब स्टडी करी गई तो देखा गया कि भैया इसकी बॉडी के अंदर मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया के अंदर होता है एक कोई डीएनए। बेटा हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, बेसिक्स में आपको बता रही हूं कि इसकी बॉडी के अंदर मैम एक डीएनए था, जिस डीएनए से बनता है आरएनए। एक डीएनए था मैम, और ये डीएनए जब इसकी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन करती है तो ट्रांसक्रिप्शन से इसकी बॉडी के अंदर बनता है मैम एक आरएनए। क्या बनता है इसकी बॉडी के अंदर, एक आरएनए, ठीक है। और मैम इवेंचुअली ना इसकी बॉडी में, मैंने कहा था ना हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोटीन अल्टीमेटली। तो इस एमआरएनए से अल्टीमेटली मैम इसकी बॉडी में बनते हैं ट्रांसलेशन की वजह से कुछ प्रोटीन्स, और मान लो ये वो प्रोटीन्स बने मैम जिसकी वजह से ये मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया फीडिंग कर पाता है या खा पाता है बेसिकली। देखना अभी मैं इसको लिख भी दे रही हूं, इतनी कहानी एनसीईआरटी में कुछ बताई ही नहीं है बेटा, नथिंग। बिल्कुल बना है, बिल्कुल करना है बेटा। यस, यू हैव टू ड्रॉ इट, आपको बनाना है, आपको लिखना है। ये है एमआरएनए, सेंस वाला एमआरएनए। हमें ना सारी दिक्कत बेटा इसी एमआरएनए से हो रही है, और ये बनाता है बेटा एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करता है, इस मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया को फीड करने में हेल्प करता है। ये मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया को क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोटीन, this protein helps in feeding of nematode। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इस प्रोटीन को नहीं बनने दिया तो नीमाटोड फीड ही नहीं कर पाएगा। नीमाटोड बेटा अगर फीड ही नहीं कर पाएगा तो आपके रूट्स में बेटा, टोबैको के रूट्स में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मानते हो कि नहीं बताओ। जैसे आज मैं आपको बता दी, अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो बंदा एक बारी सोल्यूशन निकाले। अब प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। आपके पेपर में कम नंबर आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ बेटा रूट कॉज पता करो, है ना, रूट कॉज पता करो। जब आपको रूट कॉज पता होगी तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे कि किस वजह से तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। क्या तुम्हारी रिवीजन कम हो रही है, तुम रीडिंग क्वेश्चन की सही से नहीं लगाते हो। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तभी आप बेटा एक्शन ले पाओगे ना, वरना तो अगर आप सेम चीज रिपीट करते जाओगे तो इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी ना बेटा। बिजनेस में भी करना पड़ता है ऐसा, एक ही चीज करे जा रहे हैं और उससे रेवेन्यू नहीं बन रहा है तो आपको अल्टरनेट चीज मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। जब आप अल्टरनेट मेथड्स अपनाएंगे तभी तो कोई चेंज दिखेगा ना, रिजल्ट में भी चेंज दिखेगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपने देखा कि इसकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनता है मैम, मेलाडोगाइन की बॉडी के अंदर, और मेलाडोगाइन उसी प्रोटीन की मदद से फीडिंग कर पाता है, खा पाता है। अगर मैंने इसी प्रोटीन को नहीं बनने दिया तो ये फीड नहीं कर पाएगा, तो ये मर जाएगा। और हमें यही वाली चीज करनी है बेटा। इसमें हम जीन साइलेंसिंग यूज करते हैं। हम जीन साइलेंसिंग का मतलब इसी एमआरएनए को साइलेंट कर देंगे, इसकी डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे, और डबल स्टैंडर्ड बनने से कैसे साइलेंसिंग होती है ये चीज आप समझेंगे बेटा, ठीक है ना। यस, तो हमें दुख दर्द और समस्या जो है इस एमआरएनए से है, तो हम क्या करते हैं बेटा, वी विल साइलेंट दिस, वी विल साइलेंट दिस। मैं पूरा आपको ना कॉन्सेप्चुअली बता रही हूं, रटवाऊंगी नहीं सिर्फ,
वी विल, क्योंकि ना जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको फिर वो पॉइंटर्स बहुत ही आसान लगेंगे, आपको लगेंगे पॉइंटर्स तो मेरे को चुटकियों में याद हो गए जब आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो वी विल साइलेंट दिस so that no protein formed, and insect नहीं, अरे भैया, nematode unable to feed, and dies। इसको आप लिखिए। अब हम कैसे करते हैं बेटा, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है ना बेटा। जो लोग टोबैको की खेती कर रहे हैं उनको तो अपने टोबैको के प्लांट्स को बचाना पड़ेगा ना बेटा, वो तो अपनी खेती को बचाएंगे, भले ही वो टोबैको की ही खेती कर रहे हैं। ऐसे तो बेटा बहुत सारी चीजें हार्मफुल है, लेकिन क्या उसकी खेती नहीं होती है ना बेटा। कई सारी चीजों की मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, और हम जब उसको बेटा मिसयूज करते हैं तो वो हार्मफुल हो जाता है। क्या एनसीईआरटी ने कहा था, सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन माना है? कोई स्मोक करने वाला बंदा जीवन में उस चीज को माना है बेटा? नहीं ना, समझे। अरे प्लांट्स पे ही फीड नहीं कर पाता अरमान, कुछ भी खाना नहीं खा पाता वो, ठीक है ना। अब बेटा पता है एनसीईआरटी की लाइन पहले मैं आपको बताती हूं कि करते कैसे हैं। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि जो यूकैरियोट्स है, आपने वैसे तो हमारे 12th के सिलेबस में कहीं पे भी बहुत डिटेल में नहीं है, बट एनसीईआरटी ने इसकी लाइन से 2022 में आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दिया था। तो यूकैरियोट में नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। आरएनए साइलेंसिंग हमारी बॉडी में नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए तो हम भी जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। तो नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑल द यूकैरियोट्स, दिस आरएनए साइलेंसिंग अकर्स। इसको हम जब पॉइंट्स बनाएंगे तो हम लिखेंगे, बट अभी हम लिख रहे हैं कि यार इसमें फिर हम कैसे करके साइलेंसिंग कराते हैं। हमें प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है। हमारा होस्ट क्या होगा? प्लांट होगा। कल की क्लास में तुम लोग बहुत सारे गलत आंसर दे रहे थे। जब हम कॉटन प्लांट्स के साथ में काम कर रहे थे तो हमने क्राई जीन्स को प्लांट के अंदर डाला ना, क्योंकि हमें प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है। यहां पे भी हम प्लांट को ही रेजिस्टेंट बना रहे हैं, उसको भी पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, इसको भी पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। तो ये गलती मत करना कि रेजिस्टेंट किसको बना रहे हैं। होस्ट कौन होना चाहिए? होस्ट है तुम्हारा प्लांट। वहां पे भी तुम्हारा प्लांट था होस्ट बेटा, यहां पे भी तुम्हारा जो होस्ट है वो प्लांट है। समझ रहे हो ना, टोबैको प्लांट में सारा कार्यक्रम करेंगे। अब हमें कैसे साइलेंसिंग करते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बस एक लाइन दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में जब पूछते हैं तो उसी लाइन से क्वेश्चन आता है दैट साइलेंसिंग अकर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यही लाइन से क्वेश्चन आता है कि जीन साइलेंसिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने की वजह से होती है। हमने क्या किया, अब एक और डायग्राम बनाएंगे बेटा। इस डायग्राम में हम एक गोला बनाते हैं, इस डायग्राम में हम एक ऐसा गोला बनाते हैं, इसको हम प्लांट दिखाते हैं। दिस इज द प्लांट, जिस प्लांट के अंदर, ये हमारा टोबैको प्लांट है, इसको हमें पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। किसके अगेंस्ट बेटा? आपके नीमाटोड मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया के खिलाफ। हमने इनकॉग्निशिया के अंदर देख लिया कि उसको खाना खाने के लिए कौन से जीन की जरूरत है, हम उसके एमआरएनए को साइलेंट करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना बेटा, सबसे पहले आप मुझे ये वाली चीज तो बता ही सकते हो कि वेक्टर किसका इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जीन कौन सी डालेंगे मैं आपको बता रही हूं। वेक्टर किसका इस्तेमाल करेंगे? जब भी हमें प्लांट्स के साथ में कोई भी काम करना होता है तो हम वेक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड। सो वी आर यूजिंग द टीआई प्लाज्मिड, वी आर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, वी आर यूजिंग द टीआई प्लाज्मिड। लेकिन टीआई प्लाज्मिड के साथ हम कौन सी जीन डाल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इतना प्यारा लगेगा तुम्हें एनसीईआरटी, नहीं तो ये वाले टॉपिक की एनसीईआरटी में मौत आती है, तो सुनना ध्यान से। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एनसीईआरटी कहती है आप डालो नीमैटोड स्पेसिफिक जीन्स। आप प्लांट के अंदर क्या डालते हो? नीमैटोड स्पेसिफिक जीन्स। व्हाट आर नीमैटोड स्पेसिफिक जीन्स? दिस बेटा, नीमैटोड की जीन्स, नीमैटोड की जीन डाल रहे हो, ये आप नीमैटोड की जीन डाल रहे हो टीआई प्लाज्मिड की मदद से। नीमैटोड की जीन लेकिन जो आपने डाली उसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है।
आपने नीमेटोड की जीन को कुछ इस तरीके से प्लाज्मिड के साथ जोड़ के डाला है कि जब उसे आप प्लांट के अंदर डालोगे ना, तो यूजुअली तो क्या होता है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, जो सेंस एमआरएनए होता है सिर्फ वही बनता है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, बट आप तो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप तो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो। तो आप इन जीन्स को ऐसे इस्तेमाल करते हो। ये नीमेटोड मैं यहीं पे लिख देती हूं, नहीं तो ना बाद में आपको कंफ्यूजन होगी कि नीमेटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब क्या है ये, क्योंकि आप वहां पे मैं ये वर्ड यूज करूंगी ना, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन मतलब जो नीमेटोड की है बेटा, वो वाली जीन जिससे उसकी प्रोटीन बन रही थी, जिससे वो फीड कर रहा था। पर मैंने नीमेटोड स्पेसिफिक जीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो प्लांट के अंदर जाके बेटा ना ही सिर्फ सेंस बल्कि सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड बना सके। वो सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड प्लांट के अंदर बना सके। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है। अब हम यहां पे लिख रहे हैं क्या, इसी वाले पॉइंट को बेटा क्या लिखा हमने, यूजिंग Agrobacterium tumefaciens, using Agrobacterium tumefaciens TI plasmid, we insert nematode specific gene, अरे भाई, in such a way that it produces both sense and antisense mRNA in the plants। आपको मेरी बात समझ में आई? यस अनन्या, बिल्कुल सही। आपने बेटा कुछ इस तरीके से डीएनए को डाला है एग्रोबैक्टीरियम की मदद से कि अल्टीमेटली जब ये प्लांट के अंदर आरएनए बनाएगा तो आरएनए में आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। वैसे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैं देखो तुम्हें इजी वे में समझाने के लिए ऐसे बना के बता रही हूं। समझो आपने ऐसा डीएनए लिया था, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए, इजी समझने के लिए क्योंकि एनसीईआरटी ने तो दिया नहीं है। मान लो ये डीएनए है, कौन सा, नीमेटोड स्पेसिफिक। बार बार मैं आपको बता रही हूं नीमेटोड स्पेसिफिक, बस इसमें आपने मॉडिफिकेशन की है। आपने इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन की कि जब ये आगे जाके बेटा ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो मॉडिफिकेशन इतनी थी कि इसमें सेंस और एंटी सेंस एमआरएनए दोनों बन जाएंगे। और सेंस और एंटी सेंस हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो यहां पे मैंने सेंस और एंटी सेंस दोनों बना दिए, सेंस और एंटी सेंस मैंने दोनों बना दिए। देखो पिंक वाले को लिख लो एंटी सेंस और येलो वाले को लिख लो सेंस। हमारा टारगेट था कि हम डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम की मदद से कुछ इस तरीके से डालें कि अल्टीमेटली ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना चाहिए प्लांट के अंदर, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात तो ये कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा इसकी बॉडी के अंदर, ये मानते हो कि नहीं? बोलो यस एवरीवन, बोलो यस एवरीवन। अगर कभी भी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो सबसे पहली बात तो ये प्रोटीन तो नहीं बना सकता भैया। प्रोटीन बनाने के लिए तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए था। ये अंदर तो जाके अब प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, यानी इससे अभी तो तुम्हें कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। लेकिन तुमने ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाया क्यों? क्योंकि बेटा साइलेंसिंग यहीं से इनिशिएट होती है। देखो सोचो कितना दिमाग लोगों ने लगाया, इसका इस्तेमाल किया, कितनी रिसर्च, कितना दिमाग, कितना पेशेंस, कितनी मेहनत एक रिसर्चर को लगती है जब वो ऐसी चीजों पे रिसर्च करते हैं। हम तो पढ़ा देते हैं इतनी इजीली, पढ़ने में मौत आती है,
करने में बेटा कितनी मौत आई होगी। कभी ये सोचो, पहला रिकॉम्बिनेंट बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उफो कितना पढ़ना पड़ता है। पर भैया कमाल की चीज होती है, तुम भी बनोगे, कई लोग बड़े बड़े रिसर्चर बनोगे, होता है दिमाग, कई लोगों में बड़ा कमाल का दिमाग होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। अब बहुत ज्यादा इसके अंदर ना घुसते हुए, क्योंकि बहुत सारी एंजाइम्स होती है, स्लाइसर, डाइसर, बहुत सारी चीजें होती है, मैं शॉर्टकट में तुम्हें बता रही हूं जितना अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चाहिए, कि अल्टीमेटली ना बेटा आप देखोगे सेंस और एंटी सेंस का जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना था, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इसे बोला जाता है siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। मैं अल्टीमेटली तुम्हें बता दूंगी कौन से पॉइंट याद रखने, पर मैं सिर्फ उतना बता रही हूं बेटा जिससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, ठीक है ना। इस प्लांट के अंदर एक प्रोटीन दिख रहा है तुम्हें जिसे बोलते हैं डाइसर। डाइसर ब्रेक्स दिस dsRNA into siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, ये siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब बेटा देखो क्या होगा ना, इस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में एक येलो वाला है बेटा, येलो वाला तुम्हारा सेंस है, और एक पिंक वाला है जिसे बोलते हैं एंटी सेंस। बेसिकली इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हुए, इसे तुमने siRNA बोला, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, जिसमें एक स्ट्रैंड सेंस वाला है, एक एंटी सेंस वाला है। अब बेटा एक चीज इसके ऊपर बैठती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसके ऊपर बैठती है, मतलब अब इसका अगला कार्यक्रम जो होगा वो ये होगा, रिस्क विल बाइंड टू इट। देखो क्या, कौन से पेन से लिखे, RISC, रिस्क बाइंड्स। रिस्क का क्या फुल फॉर्म है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या कर रहा है भैया, मैंने कहा रिस्क इसके साथ बाइंड कर जाएगा, रिस्क इसके साथ बाइंड करेगा। रिस्क की शक्ल जरा देखो, रिस्क ऐसा दिख रहा है, रिस्क इसके साथ बाइंड करेगा तो ऐसे समझो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रही हूं, समझने में आसानी होगी, इसलिए इसका जूम्ड एक ही बना रही हूं, एक ही का जूम्ड वर्जन बना रही हूं मैं, एक ही का जूम्ड वर्जन बना रही हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा एंटी सेंस, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि ना एक और डायग्राम बनाना है, बस एक लास्ट डायग्राम इसके अंदर बनेगा। ये रिस्क है, और रिस्क के साथ तुम्हें अंदर दिख रहा है एक सेंस, एक एंटी सेंस। येलो वाला है सेंस, पिंक वाला है एंटी सेंस। पहले मुझे बताओ यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, हुआ क्या पूरा कार्यक्रम। यहीं तक का मैकेनिज्म पहले मैं पूरा समझाती हूं। मैंने इस साइड इसीलिए स्पेस रखी थी क्योंकि यहां हमें उस नीमैटोडा को बनाना था, मेलाडोगैन इनकॉग्निशिया को बनाना था। क्या इतनी सी चीज को वापस से एक बारी बताऊं कि क्या किया हमने, हमने प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। इसके लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इस्तेमाल किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल किया। बेटा समझ में आया, वेरी गुड 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 गुड, बहुत थैंक यू सो मच, है ना। पर फिर भी मैं एक और बार समझा देती हूं, हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल किया, और उसका इस्तेमाल किया मतलब उसमें टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया। और जब हम उसमें से टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मदद से हमारे चॉइस ऑफ जीन को हम अंदर डाल सकते हैं। हमने किस जीन को अंदर डाला, हमने नीमैटोड स्पेसिफिक जीन्स डाली है, हमने नीमैटोड का डीएनए डाला है। पर हमने नीमैटोड का डीएनए कुछ इस प्रकार से डाला है कि जब वो प्लांट के अंदर जाए ना तो वो सेंस एमआरएनए भी बनाए और एंटी सेंस एमआरएनए भी बनाए। तो नीमैटोड की जीन को कुछ इस प्रकार से डाला है कि वो अंदर जाके सेंस एमआरएनए भी बनाए और एंटी सेंस एमआरएनए भी बनाए, तो एक डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए अभी प्लांट के अंदर तो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन कोड नहीं कर सकता। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है बेटा, डाइसर इसको क्या करता है बेटा,
टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में इसे कन्वर्ट कर देता है, जिसे siRNA बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही siRNA बनते हैं तो रिस्क इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। रिस्क क्या करता है बेटा, इसके साथ जाके बाइंड कर देता है। रिस्क हमेशा आप देखोगे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको रिस्क के साथ बाइंड होते हुए दिखेंगे। रिस्क का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क इज एन एंजाइम जो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बाइंड करता है, सेंस एमआरएनए को ये उड़ा देता है। ये पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंडेड चीजों को नहीं उड़ा रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को के ऊपर तो बैठ ही गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर, और इसका काम है सेंस एमआरएनए को उड़ा देना। उड़ा देना मतलब उसको क्लीव कर देना, उसको डिग्रेड कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको नष्ट कर देना। बेसिकली जैसे ही इससे बाइंड करता है ना, रिस्क बाइंड्स, और मैं इस साइड में लिख रही हूं रिस्क अल्टीमेटली ब्रेक्स, रिस्क अल्टीमेटली ब्रेक्स सेंस एमआरएनए। रिस्क अल्टीमेटली सेंस एमआरएनए को तोड़ देता है, समझ रहे हो, रिस्क अल्टीमेटली सेंस एमआरएनए को तोड़ देता है, और इसीलिए तुम्हें लास्ट में प्लांट के अंदर क्या नजर आएगा, ये रिस्क, दिस इज योर रिस्क। रिस्क के साथ तुम्हें नजर आएगा एक एंटी सेंस एमआरएनए। यही हमारा टारगेट था एक्चुअली। अब आपको मैं समझाती हूं इससे साइलेंसिंग कैसे होगी। दिस इज एंटी सेंस एमआरएनए एंड दिस व्हाइट वन इज रिस्क। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? आपके पास प्लांट के अंदर अभी क्या बना लिया आपने, प्लांट के अंदर आपने बना लिया एक रिस्क जिसके साथ एक एंटी सेंस एमआरएनए है। समझ में आ गई बात? इस पे चेतन और बाकी सारे लोग पीएचडी मत करो, ठीक है ना, जितना बताया उतना काफी है। अब डाइसर पे पीएचडी, रिस्क पे पीएचडी, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जितना बताया उतना काफी है। डाइसर इज ओनली डाइसर, कोई फुल फॉर्म नहीं है। जरूरत नहीं है तुम्हें यार, तुम इतना ही करो, ठीक है। प्रिया बेटा, मॉल बायो की क्लास खत्म है क्या दिमाग से एकदम? ठीक है, अब क्या होगा, अब तुमने प्लांट को एक्चुअल में रेजिस्टेंट बना दिया, तुमने एक्चुअल में प्लांट को रेजिस्टेंट बना दिया है। अब देखो इंसेक्ट नहीं यार, बार बार इंसेक्ट मुंह से निकल रहा है। अब देखो नीमैटोड की कैसे बैंड बजती है, देखो ये आया नीमैटोड मुंह खोल के बेटा इसको फीड करने के लिए। जैसे वो फीड करने जाएगा तो अब देखो क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर तुमने नीमैटोड का डीएनए बनाया हुआ था कि नहीं? दिस इज नीमैटोड का डीएनए। नीमैटोड के डीएनए से क्या बन रहा था बेटा? नीमैटोड का क्या बनता था? नीमैटोड का एमआरएनए। और ये एमआरएनए कैसा एमआरएनए था? अरे पिंक कलर से नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो भी पिंक कलर से है, इसको बना देते हैं दूसरे कलर से ना, ऑरेंज कलर से बना देते हैं। ये नीमैटोड का एमआरएनए है, इसे बोलते हैं सेंस एमआरएनए, इसे बोलते हैं सेंस एमआरएनए। जैसे ही इसको फीड करेगा, इसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है ये रिस्क, मैं नीचे लिखूंगी। इसकी बॉडी के अंदर क्या एंटर करता है बेटा? ये रिस्क। ये रिस्क एंटर करता है, जिस रिस्क के साथ बेटा क्या जुड़ा हुआ है? जिस रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है एक एंटी सेंस एमआरएनए। क्या आप मुझे बताइए, ये एंटी सेंस एमआरएनए जो रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, क्या ये वाला एमआरएनए और ये वाला एमआरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? यस और नो? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों बेटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये दोनों बेटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? जैसे इसने फीड किया तो ये रिस्क along with antisense mRNA will enter into the nematode's body
एंड दिस एंटीसेंस एमआरएनए जो आपके रिस्क के पास है, क्या ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? अगर होंगे तो बताइए क्यों? एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और बेटा होंगे तो क्यों होंगे? क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहां पे जो प्लांट में कार्यक्रम किया हुआ था, इसमें तुमने नीमाटोड का ही तो डीएनए डाला था। बस नीमाटोड के डीएनए को कुछ इस प्रकार से डाला था कि नीमाटोड का डीएनए आगे जाके आरएनए में सेंस एंटीसेंस दोनों बना पाए। और नीमाटोड का ही तो आरएनए है ना ये, क्योंकि जीन ही नीमाटोड की है। बोलो हाँ या ना? जीन ही तो नीमाटोड की है, समझ रहे हो कि नहीं? जीन ही तो नीमाटोड की है। तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो तुम्हारे यहां बना था, उसका सेंस एंटीसेंस जो कॉम्प्लीमेंट्री थे, यहां का अगर सेंस देखोगे तो वो बिल्कुल यही वाला सेंस एमआरएनए तो था। यस और नो? और जैसे ही इसके बॉडी के अंदर जाएगा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये जाके बेटा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा बॉन्ड। और रिस्क का तो नेचर है, देखो मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं और इस पॉइंट को मैं नीचे मेंशन करूंगी। एनसीईआरटी कितनी कमाल की है, अभी मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। देखो एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया है, तो तुम्हारे को या तो रटना पड़ेगा, रट लो, फिर वो तो सबसे बेस्ट है, कर लो। जिनको सिर्फ रटना है वो तो सिर्फ रट लो। पर अब जब मैं तुम्हें पॉइंट्स लिखाऊंगी तो तुम्हें मस्त समझ में आएगा। अब रिस्क बेटा क्योंकि एंटी सेंस है, ये जाके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री है ही तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा ही। रिस्क विद एंटी सेंस फॉर्म्स double stranded RNA with sense RNA of nematode। वैसे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया मतलब प्रोटीन कोड ही नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, रिस्क ब्रेक्स सेंस एमआरएनए। ये करना बहुत जरूरी है, बताओ क्यों? क्योंकि जितनी बार बेटा ये सेंस एमआरएनए बनेगा, समझना मेरी बात इस चीज को, ये रिस्क जिसके पास एंटी सेंस एमआरएनए था, जितनी बार सेंस एमआरएनए बनेगा वो सिर्फ जाके उससे बाइंड नहीं करेगा। अगर सिर्फ उससे बाइंड करके रह जाए तो बेटा और अगली बार जब एमआरएनए बनेगा तो क्या होगा? तो रिस्क जैसे ही उस सेंस एमआरएनए के साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है, वो सेंस एमआरएनए को उड़ा देता है। उसका काम ही है सेंस एमआरएनए को उड़ा देना। वो वेट कर रहा होता है कि भैया जब मतलब ऐसा वो वाला गेम नहीं होता। एक तुमने कभी वो प्ले स्टोर नहीं यार, प्ले स्टोर क्या बोल रही हूँ यार, कहीं अरे मॉल वॉल में वो गेम नहीं होते बेटा, एक बहुत ही बच्चों वाला गेम होता है। ऐसे नीचे से कुछ एक हथौड़ा होता है, उससे मारना होता है, खोपड़ी निकल रही होती है। अभी मेरी दीदी का बेटा आया था ना, उसको मैं खिलाने लेके गई थी और दीदी की बेटी को भी। तो ना वो गेम में क्या होता है, नीचे से ना टेबल के नीचे से पुतले निकल रहे होते हैं जिनके खोपड़ी पे बजाना होता है। तो जैसे ही वो बंदा निकलता है उसके बजा देते हैं हम, तो वो अंदर हो जाता है। ये भी वैसे ही वेट कर रहा होता है कि जैसे एमआरएनए उसे दिखेगा ना बेटा सेंस वाला, वो जाके सेंस एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा और सेंस एमआरएनए से बाइंड करते ही सेंस एमआरएनए को उड़ा देगा। तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना यार। और वैसे भी बेटा ये नीमाटोड बच ही नहीं पाएगा, ये नीमेटोड ज्यादा टाइम के लिए बच ही नहीं पाएगा भाई। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि ये फीड ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही एमआरएनए बनना बंद हो गया, ब्रेक सेंस एमआरएनए मींस बेटा नो प्रोटीन, और नो प्रोटीन का मतलब नो फीडिंग का मतलब इवेंचुअली डाई। गेम जोन, हाँ गेम जोन, मोल वाला या जो भी वाला है, हाँ ठीक है ना। When nematode feeds, risk with antisense enters nematode। बेटा अब मैं आपको ना सिर्फ पॉइंटर्स बताऊंगी जो आपके पेपर में काम आएंगे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया, बट पॉइंटर्स बताऊंगी जो तुम्हारे पेपर में काम में आएंगे। पहले तुम यहां तक कर लो, ठीक है ना।
यस, डन डन आर्यन, डन कर लो तो बताना। डन हो गया सारे बच्चों का? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखें। ये देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके सबसे पहले हम लिखते हैं जो पेपर में आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपसे पूछेंगे, आप लास्ट मोमेंट जब रिवीजन करोगे तो आप इन पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। नंबर 1, आप कर क्या रहे हो? आप बना रहे हो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आप कर क्या रहे हो? आप बना रहे हो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बिल्कुल एक एक पॉइंट बता रही हूं। और किसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हो? टोबैको। नंबर 2, यहां पे पेस्ट है कौन? पेस्ट है तुम्हारा नीमेटोड। यहां होस्ट कौन है? होस्ट है तुम्हारा टोबैको प्लांट। ठीक है ना? यस यस। इसके बाद नंबर 3, वेक्टर किसका इस्तेमाल कर रहे हो बेटा? वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो टीआई प्लाज्मिड, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, बेसिकली इसी का इस्तेमाल कर रहे हो। यस, ठीक है ना? डन। नंबर 4, सबसे पहले तो ये लिखो, आरएनएआई इज अ नेचुरल सेल डिफेंस मैकेनिज्म। नेचुरली भी हमारी बॉडी में भी होता है, यूकैरियोट्स की बॉडी में नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी है। नेचुरल सेल या सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म in all eukaryotes, in all eukaryotes। ठीक है। नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइलेंसिंग किस वजह से हुई? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की वजह से। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। साइलेंसिंग इज ड्यू टू formation of double stranded RNA, formation of dsRNA, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से साइलेंसिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पेस्ट बता दिया मैंने तुम्हें, नीमेटोड बता दिया, नीमेटोड का चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, वेक्टर बता दिया मैंने तुम्हें, नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, साइलेंसिंग ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड, भाई एसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से। एक लास्ट जिससे ना असर्शन रीजन आया था, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ये जो आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं, इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है बेटा? अब मैंने तो ये एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल किया इसको डालने के लिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है, अभी तुम प्लांट्स में कर रहे हो तो तुम्हारा सोर्स जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, नीमेटोड का ही जीन डाल रहे हो उसकी मदद से। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स तो कोई होना चाहिए।
तो नॉर्मली द सोर्स कैन बी अ वायरस ऑल्सो। एनसीईआरटी ने दिया है कि यही जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में या किसी यूकैरियोट की बॉडी में ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, तो वो सोर्स जो है दैट कैन बी अ वायरस। जीन साइलेंसिंग करने के लिए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के लिए द सोर्स कैन बी अ वायरस, द सोर्स कैन बी अ जंपिंग जीन। जंपिंग जीन के बारे में तुमने बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा, बट तुमने नाम तो सुना होगा, जो अपना डीएनए जाके बेटा कहीं और जाके जोड़ लेते हैं, ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं जंपिंग जीन्स। सो दिस अभी जो तुमने पढ़ा उसके हिसाब से एग्रोबैक्टीरियम की मदद से तुमने वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया, बट बता अदरवाइज इन जनरल वायरसेस हो सकते हैं, वायरसेस जिनके पास आरएनए जीनोम हो, या फिर बेटा हो सकता है तुम्हारे पास ये जो मैंने बताया ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स इन्हें जंपिंग जीन्स बोलते हैं। दिस कैन बी अ सोर्स, दैट्स इट, दैट्स इट। शिवानी बेटा तू इंस्टाग्राम ही चला ले, कौन इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। 2022 में नीट में सवाल आया था ये, और तू बेटा अगले साल यकीन में आ जाना। साइड में इंस्टाग्राम चला रही है, हाँ। और अजय कह रहा है दीपिका तुम लेक्चर 2 में आओ। दीपिका और महिमा सिर्फ लेक्चर 2 में ही आएगी बेटा, तेरे जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। वेला जो है तू इतना कुछ करता तो है नहीं, है ना, क्योंकि जीवन में अगर किसी को लाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुझे देख के तो बेटा दीपक भी नहीं आएगा, दीपिका तो बहुत दूर की बात है। हाँ चलो, हाँ आरएनए आई, ठीक है। मतलब एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो कि ये लोग बैठे बैठे यहां पे क्लास पढ़ रहे हैं और इनको ये पता है इंस्टाग्राम पे कौन लाइव जा रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, और फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आ भी नहीं सकता बेटा, तुम्हें समझ कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं आप लोगों को। हाँ पहले मैं साइड हो जाती हूं, आप इसे कीजिए, आप इसे कीजिए, मैं साइड हो जाती हूं। पढ़ते लिखते हो नहीं, रिपीट कर दो और ऐसे कर दो और वैसे कर दो। जो लास्ट पॉइंट बताया इसका मतलब है कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स में नेचुरल सेल्फ डिफेंस हो रहा है, डिफेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है, जैसे किसी वायरस का जीनोम आ गया, उसी के ऊपर तो तुम डबल स्टैंडर्ड बनाते हो, उसको रेप्लिकेट या उसको ट्रांसक्राइब या उसको ट्रांसलेट करने से रोकने के लिए बेसिकली। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, तभी तो जीन साइलेंसिंग होगी ना। अभी तो तुमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसके अंदर बनाया, प्लांट के अंदर बनाया। किसकी मदद से बनाया, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से बनाया। उसकी मदद से तुमने एक ऐसा डीएनए डाल दिया जिससे डबल स्टैंडर्ड बन जाए। पर यूकैरियोट्स में डिफेंस होता है, कैसे होता है, उनकी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बनता है, किसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड बनाते हो, तो उनकी बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो वो सोर्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो कोई वायरसेस का जीनोम अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर आया तुम उसको साइलेंट कर देते हो, ठीक है ना, उसमें डबल स्टैंडर्ड बनाते हो। या ट्रांसपोजॉन्स, जंपिंग जीन्स, इसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। अगर मैं जान रही हूं आप में से बहुत सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, मैम जंपिंग जीन्स के बारे में बता दो, ट्रांसपोजॉन्स के बारे में बता दो, बेटा ये एक लेक्चर का टॉपिक नहीं है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आप उस पर डिटेल में मत पढ़ने जाओ, क्योंकि वो काम की नहीं है तुम्हारी। इट इज अ एंटायर लेक्चर टू टॉक अबाउट जंपिंग जीन्स, पूरा एक चैप्टर होता है जंपिंग जीन्स पे, आपको जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, दैट्स इट, जबरदस्ती थोड़ी घुसना है, ठीक है, डन। चलिए एनसीईआरटी की एक बार पहले रीडिंग कराऊं, सारे पॉइंट्स कवर है या नहीं। एनसीईआरटी एक बार निकालो, कुछ पॉइंटर्स को बेटा याद रखना होता है। एनीवे मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रही हूं, अभी तुम यहां पढ़ोगे तो तुम ऑलरेडी समझोगे कि हमने ज्यादा पढ़ा है, पर वो ज्यादा मैं
अगर आप जेन्युइनली मुझसे बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, अर्जुना से कई बच्चे होंगे कई सारे, और कई लोग स्टार्टिंग से जिस बैच में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आवर नोट्स आर नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी. आई डू नॉट बिलीव इन टीचिंग व्हाट आई नो, आई बिलीव इन टीचिंग व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि मैं कितना बता दूंगी तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा, मैम तो बड़ी ऐसी हैं वैसी हैं कमाल की हैं, और पेपर में बेटा तुम समझ रहे हो ना कांड कराओ तो कोई फायदा नहीं है ना. पर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी ने बहुत ही खराब तरीके से दे रखा है. तो अगर मैं थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगी तो तुम्हें सिर्फ ऐसे पॉइंटर्स बता के रटना पड़ता. तो ऑलरेडी जो बताया बेटा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पहले ही बता के चल रही थी, है ना. तो उसके पीछे और अंदर मत जाओ ना कि ये भी बता दो वो भी बता दो, काम की नहीं है. डाइसर बता दो, रिस्क बता दो, जंपिंग जीन्स भी बता दो. नॉट नेसेसरी बेटा, नॉट नीडेड, है ना. देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हो, सेवरल नीमेटोड पैरासाइट्स, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. बोला बहुत सारे नीमेटोड पैरासाइटिक होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स पे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स पे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके. A nematode called Meladogyn incognitia infects the root of tobacco plants and causes great reduction in yield. बोला कि एक nematode है Meladogyn incognitia, वो टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्शन जो होती है उस पर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है. Then a novel strategy was adopted to prevent this infestation. It was based on the process of RNAi और RNA interference. फिर एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि RNA interference कर दो, RNAi कर दो, जीन साइलेंसिंग कर दो. RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. तुम सारी कहानी रटते रहना, ये जितने भी बच्चे अटेंशन के लिए लिख रहे हैं ना, सेम 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 चीजें, है ना. मैं आपको बता दूं, लाइन आएगी ये स्टेटमेंट बेस्ड, ये एग्जैक्ट लाइन आएगी ट्रू या फॉल्स, और तुम बेटा हवा में बैठे रहना क्योंकि सुनते नहीं हो तुम लोग ध्यान से. ऑल यूकैरियोटिक, ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान नहीं रहती है कि क्या आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है एज ए सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म. यस होता है डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि हम कई बार बचाते हैं. हमारे नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना देते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनने से उसकी प्रोटीन कोडिंग नहीं हम होने देते. कोई वायरस आया, उसके एमआरएनए सोर्स अगर वायरस है, जैसे मैंने बोला ना सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए अगर वायरस है, तो तुम उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड बना देते हो. कई बार उसको डबल स्टैंडर्ड बना के आपने उसको आगे ट्रांसलेट ही नहीं होने दिया. समझ रहे हो ना. As a method of cellular defense mechanism, this involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to it and prevents the translation or silencing. समझे? The source of this complementary RNA could be from an infection by a virus having RNA genomes. But हमने तो बेटा अभी अपनी जैसे दूसरे यूकैरियोट्स की बात थोड़ी की, हमने तो प्लांट्स की बात की, तो प्लांट में हमने एग्रोबैक्टीरियम से करवाया. पर अगर बाकी किसी में देखो तो उसमें ये वायरस का जीनोम, आरएनए जीनोम कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स आरएनए के लिए, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स लाइक ट्रांसपोजॉन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, जो आरएनए इंटरमीडिएट को यूज करता है. आरएनए इसलिए बोला क्योंकि आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है. सिंपल इस लाइन का मतलब समझ लो. इस लाइन का सिंपल सीधा मतलब है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, जब आपने टोबैको प्लांट्स के लिए किया तो आपने एग्रोबैक्टीरियम एज अ सोर्स यूज किया, जिसमें आपने नीमेटोड की जीन्स डाली जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए. बट अदरवाइज अदर देन दैट बाकी यूकैरियोट्स के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने का जो सोर्स होता है, उसमें आप वायरसेस को भी देख सकते हैं एज अ सोर्स, या ट्रांसपोजॉन्स, जंपिंग जीन्स कैन बी अ वेरी गुड सोर्स टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए. सिंपल इसका ये मतलब है बेटा, है ना. Using agrobacterium vectors, a nematode-specific gene were introduced into the host plant. A nematode-specific gene, मतलब एक nematode की जीन आपने बेटा डाली है एग्रोबैक्टीरियम की मदद से होस्ट प्लांट के अंदर. यानी कि प्लांट इज अ होस्ट, टोबैको प्लांट इज अ होस्ट हियर, एग्रोबैक्टीरियम इज अ वेक्टर हियर. एंड ये भी कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस एमआरएनए इन द होस्ट सेल. क्या ये हमने डायग्राम में देखा कि इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से था कि अंदर जाने के बाद वो सेंस और एंटी सेंस दोनों एमआरएनए बनाए.
These two RNA being complementary to each other forms a double stranded RNA that leads to initiation of RNA interference. अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता ही नहीं तो आप जीन साइलेंसिंग कभी कर ही नहीं सकते थे. सो दैट फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, तुमने इस तरीके से उसके डीएनए को इस्तेमाल किया कि वो सेंस एंटीसेंस दोनों बनाए और दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. और जब दोनों बनाएंगे तभी वहां से आरएनए साइलेंसिंग स्टार्ट हो सकती है. और कैसे स्टार्ट हो सकती है अब आगे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया. हमने बताया कि भैया डाइसर होता है, वो उसको पहले काट तोड़ता है, एसआई आरएनए बनाता है, उसके साथ में रिस्क बाइंड कर जाता है. रिस्क बाइंड करेगा तो रिस्क डबल स्ट्रैंडेड में से हमेशा एंटी सेंस और सेंस में से सेंस को उड़ा देगा, हमेशा वो सेंस को उड़ा देगा. इन्होंने बस इतना बताया कि इतना इनिशिएट होता है. बट क्वेश्चन बेटा यही से ही पूछा जाता है. सिंपल सी बात यह है, सच्चाई है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा. ठीक है. Thus silenced the specific mRNA of the nematode. अब बताया ही नहीं है. Thus silence कैसे बोला ये बताया ही नहीं. देखो आप खुद एक बार ही देखो एनसीईआरटी को. एनसीईआरटी ने कहा कि सब कुछ प्लांट के अंदर किया और बोला thus silence the specific DNA of the nematode, specific RNA of the nematode. कैसे किया बताओ? कैसे किया? बताया ही नहीं है. सिर्फ बताया प्लांट के अंदर तुमने डीएनए वगैरह डाला, डबल स्टैंडर्ड बनाया, वहां से इनिशिएट हुआ और साइलेंसिंग कर दी. वाह भाई वाह, कुछ बताया ही नहीं है. कैसे समझ में आता? कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव in the transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite, which they believe that they don't need to explain because you are very very intelligent. समझ में आ रही है बात? पर आपको पता है कि कैसे आपने नीमैटोड की बैंड बजाई. You already know that. That's it. एक पैराग्राफ दिया हुआ है. That's it. वैसे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, बट थोड़ा बहुत तो पढ़ पाएंगे. ठीक है ना? और इसी कारण से मैं कभी कभी बोलती हूं ना बेटा, समटाइम्स थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है. पर बेटा 5-10 बच्चे तो गधे होंगे ही ना जो दीपिका और महिमा को ढूंढेंगे. तो उनके दीपक का हम क्या कर सकते हैं बेटा? उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट बेचारा पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ेगा ना यार. उसको दीपक नहीं चाहिए, उसको एमबीबीएस की सीट चाहिए भैया. और उसके लाइफ में फिर रियल में दीपिका भी आएगी. और ये बेटा यहीं पे बेटा आज दीपिका, कल महिमा, कल परसों कुछ और करता रहेगा यहीं पे बेटा. पहले अर्जुना, फिर लक्ष्य, फिर यकीन 2.0, फिर अगेन यहीं पे ग्रेजुएशन यहीं पे हो जाएगी उसकी 5 साल. ठीक है ना? ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूं. मैं बोल भले ही तुम्हें इस तरीके से रही हूं, बट मेरे जेन्युइन ओपिनियन है बेटा ये. हाँ, ट्रांसजेनिक का मतलब अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो बेटा. ट्रांसजेनिक जिसके जीन में बेटा, वाह भाई, ट्रांसजेनिक ऐसा कोई भी होस्ट जिसके जीन में मॉडिफिकेशन है वो ट्रांसजेनिक है. ये प्लांट ट्रांसजेनिक है क्योंकि जीन में तुमने मॉडिफिकेशन की. बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक है. ट्रांसजेनिक मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसके जीन में मॉडिफिकेशन होती है, दैट इज अ ट्रांसजेनिक. माइस, ट्रांसजेनिक माइस बनाते हैं. सबसे ज्यादा एनिमल्स जिनके जीन्स में मैनिपुलेशंस करते हैं, दे आर माइस. 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस. बताऊंगी, जिसके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बेसिकली है. ठीक है ना? अभी ये देखो, हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. ठीक है ना? ये लाइन एक बार ही पढ़ा देती हूं एनसीईआरटी की. हम यहां से फिर शुरू करेंगे. इसमें से भी हमें 1-2 पॉइंट्स लिखने हैं. देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए technological process have made immense impact in the area of healthcare by enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. ऐसे drugs जो मेडिसिन के फील्ड में यूज होते हैं उन्हें थेराप्यूटिक ड्रग्स बोलते हो. मेडिसिन बेसिकली बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप सेफ ह्यूमन यूजेज के लिए जो सेफ हो ऐसे ड्रग्स बना पाए हो और मास प्रोडक्शन कर पाए हो, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर पाए हो. ठीक है ना? Furthermore, recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as in common in case of similar product isolated from non-human source. इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देती हूं इंसुलिन का. If I am not wrong, India is called as the diabetic capital of the world. If I am not wrong. और इतनी ज्यादा डायबिटीज है, इंसुलिन की डिमांड भी बहुत ज्यादा है.
अब बेटा कोई ना फोन कर रहा है 5 बार, ये मेरे से अब डांट बहुत तेज खाएगा और अब मैं नहीं उठाऊंगी, अगली बार अगर किया तो बहुत तेज डांट खाएगा जो भी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोला बेटा मैंने, डायबिटिक है ना, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो डायबिटीज है, इंसुलिन की डिमांड है। पहले के टाइम पे अगर तुम देखोगे इंसुलिन बेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था बेटा स्लॉथर्ड पिग्स, कैटल्स, अदर एनिमल सोर्स से आप इंसुलिन को निकालते थे, ठीक है ना। उससे क्या होता था, जब आप अदर एनिमल से बेटा इंसुलिन निकालते हैं ना और फिर आप किसको दे देते हैं, ह्यूमंस को दे देते हैं, तो ह्यूमंस एलर्जिक हो जाती है। देख ही रहे हो बेटा, बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, समझ रहे हो ना, लेकिन एलर्जिक हो जाती थी क्योंकि आपने अदर एनिमल्स, वैसे भी बेटा हम ह्यूमन के बीच में इतनी रिजेक्शंस हो सकती है चीजों को लेके, तो अब किसी और एनिमल का एक्सट्रैक्ट किया हुआ कोई भी चीज, प्रोडक्ट, अभी आप पढ़ोगे कि पहले के टाइम पे पिग से लेते थे, कैटल से लेते थे, है ना, तो वो इन्फेक्शंस कॉज कर रहा था, एलर्जी डेवलप कर रहे थे पेशेंट्स, तो यानी कि वो वर्क नहीं कर रहा था बेटा, और डिमांड बहुत ज्यादा थी इंसुलिन की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज अ सेवियर। तो बोला वही कि recombinant therapeutics do not have induce unwanted immunological responses, which is very common in case of similar product isolated from non-human source. Non-human source से लेने पर कैसे वो हो जाती थी, लेकिन ये जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है। बस इसमें से हमें एक डेटा लिखना है, वो है ये लाइन, ठीक है ना। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use all over the world, and in India 12 of these are presently being marketed. बोला वर्ल्ड वाइड 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स को अप्रूव कर दिया गया है ह्यूमन यूजेज के लिए, और इंडिया में इनमें से अभी तक 12 को मार्केट किया जा रहा है। ये पिछले कई सालों का डेटा है बेटा, ठीक है ना। तो इसको एक बारी हम लिख लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। और आप इस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे क्या कमाल का प्रोसेस है, क्या कमाल का प्रोसेस है बेटा। बायोटेक, ये क्या लिख रही हूं मैं, बायोलॉजिकल क्यों लिख रही हूं, बायोटेक्नोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है ना। हेल्थ केयर में तो है ही बेटा, एक एनसीईआरटी वाला ये डेटा लिखते हैं, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है ना। देखो, वर्ल्ड वाइड 30 recombinant therapeutics, 30 recombinant therapeutics have been used for humans, out of which 12 are currently being marketed in India, currently being marketed in India। अब बेटा इसी में से जो थेराप्यूटिक ड्रग हमें पढ़ना है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, इसको तो स्टार मार्क इसीलिए करो, लगातार जेनेटिकली बिना ब्रेक के कई साल तक इसमें क्वेश्चन आया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, आप जब पीवाईक्यूज अभी मैं कराऊंगी, आप खुद इसे देखेंगे कि लगातार इससे क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले बेटा इंसुलिन की बेसिक बातें जाननी है।
दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना ब्रेक के इसमें से क्वेश्चन आए। तो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया क्यों? सबसे पहले बेटा उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। इंसुलिन की डिमांड थी, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड बेटा डायबिटीज वेरी वेरी कॉमन। इंसुलिन की दुख दर्द और समस्या, यंग एज, आपकी क्लास में कितने सारे लोग होंगे जो ये बता पाएंगे, यंग एज में भी डायबिटीज हो जाती है, जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और वो एक ऑटो इम्यून होता है, एज के साथ होता है, बिकॉज आप कंट्रोल नहीं करते हैं। जब कंट्रोल नहीं करते हैं, सेल सेंसिटिव हो जाती है, और जब सेल सेंसिटिव हो जाती है, दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। बेसिकली इंसुलिन की डिमांड है। जैसे कि मैंने बोला कि पहले तो कैटल्स, पिग्स में से स्लॉथर्ड, है ना, मरे हुए ये जो कैटल्स, पिग्स है ना, उनमें से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। बट मैंने क्या बोला, एलर्जिक थे हम, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे उनका प्रोडक्ट, क्योंकि हम उसके प्रति पेशेंट्स जो हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर रहे थे। तो दिमाग में आया कि बायोटेक्नोलॉजी की जाए। अब इंसुलिन की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि इंसुलिन एक कैसा हार्मोन है। इंसुलिन की हिस्ट्री बताते हैं, है ना। पहले तो इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। नो, इट इज नॉट इंसिपिडस, इट इज डायबिटीज मेलाइटिस, इट इज नॉट इंसिपिडस, इट इज डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है ना। यस, अगर मैं बोलूं, क्या बोलते हैं, इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन किस प्रकार का एक हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक। क्या ये शब्द किसी को याद आ रहे हैं? जो हमने 11वीं कक्षा में एक्सक्रीशन में भी पढ़े हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं, दैट दिस इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या याद आ रहा है? ये क्या याद आ रहा है? यस, हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो का मतलब लेस, हाइपो का मतलब लेस या लो, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। अल्टीमेटली अगर आप देखो, इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए बेटा। एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोग्लाइसेमिक है, ये और ग्लूकागॉन मिलके बॉडी के अंदर काम करते हैं जिससे ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर सको। जैसे कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन मिलके बेटा आपकी बॉडी में काम करते हैं जिससे कि आप ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर सको। समझ में आ रहा है? वैसे ही जब आप ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज को आप कम कर रहे हो। जिसकी समस्या है, पहले उसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा कि बॉडी में ग्लूकोज बनता कैसे है, कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, सॉरी ग्लूकोज नहीं, इंसुलिन। बॉडी में इंसुलिन बनाता कौन है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? पैंक्रियास। बट पैंक्रियास तो मैम मिक्स ग्लैंड होता है, तो पैंक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ना बेटा, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। 11वीं कक्षा की याद आ रही होगी सभी लोगों को, हम वहां पे ऐसा पढ़ते हैं, वहां पे हम ऐसा पढ़ते हैं, राइट। और एंडोक्राइन पार्ट को बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कुछ कुछ धुंधली यादें ताजा हो रही है सबकी। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में थे 2 सेल्स, अल्फा सेल, बीटा सेल। क्या ये याद आ रहा है कि बीटा सेल इंसुलिन बनाता है? यस और नो? ये हिस्ट्री याद आ रही है? सो योर पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड, जिसमें बेटा एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट को बोला जाता है बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। यस, और बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। समझे? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? धन्यवाद हरीश बेटा। यस, क्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? देखो, हमें अगले दिन इसे क्योंकि कंटिन्यू करना है, मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो मैं तो बेटा क्लास नहीं खींच पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता कैसे। इंसुलिन की मतलब बनता तो बीटा सेल से है,
बट किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब हम इसके फॉर्म को समझेंगे तो अगले दिन हम ये समझ पाएंगे। और तुम्हें पता है हम किसके अंदर इंसुलिन बनाते हैं, मैंने बताया भी था तुम्हें, प्यारा प्यारा जग से न्यारा ई कोलाई। कैन यू इमेजिन, हु कुड हैव इमेजिन्ड दैट अ छोटू सा ई कोलाई कैन गिव यू सच ह्यूज प्रोडक्शन। बस दिमाग लगाना है, दिमाग हो, अच्छी रिसर्च हो, तो आप क्या नहीं करवा सकते किस किस से। ई कोलाई से इंसुलिन बनवा लिया भैया, तो आप देखोगे कि कैसे ई कोलाई इंसुलिन बनाता है। तो इफ यू हैव अ लिटिल ब्रेन you can do whatever you want to do. Imagine you can instruct that E. coli to make insulin for you. What else do you want? E. coli seriously? Yes, seriously. पहली बारी यूएस कंपनी थी एली लिली, नाम देखो बढ़िया, एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, इन्होंने बनाया था पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, है ना। तो अगर मैं इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा बस आज हिस्ट्री बता के जाऊंगी। जैसे ये इंसुलिन की जीन है, तो इसमें ऐसे जीन को मैं दिखा रही हूं, ऐसे इंसुलिन की जीन दिखा रही हूं। कैसे इंसुलिन प्रोटीन होता है कि नहीं। आपने 11वीं कक्षा में प्रोटीनिशियस हार्मोन्स पढ़े थे, जिनका नेचर प्रोटीनिशियस होता है, जो प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या इंसुलिन प्रोटीनिशियस होता है बेटा? यस होता है कि नहीं? यस और नो बताओ, क्योंकि ये प्रोटीन ही होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। दिस इज इंसुलिन जीन। भैया क्या कर रखा है एसी का आप लोगों ने कब से? दिस इज ए, सी एंड बी, ये 3 जीन्स है बेटा। मैंने ये ए, सी, बी जीन्स क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि ये सारे जीन्स हैं, इनसे अल्टीमेटली जाके प्रोटीन कोड होगा। बोलो हाँ या ना। अल्टीमेटली फॉर्म्स प्रोटीन, आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनेगा। बोलो हाँ या ना। और ए, बी और सी क्यों? ए, सी और बी बेटा, ए, सी और बी याद रखने हैं। कितने अमीनो एसिड है पृथ्वी बेटा, वो तो अतिरिक्त ज्ञान है, बट है ना, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस जीन से अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन ऐसा दिखता है कुछ। कोई मेरे इस डायग्राम को जरा ध्यान दो। ए, ये पिंक कलर से बना है, सी एंड बी। मैं एनसीईआरटी भी दिखाती हूं तुम्हें। अरे भाई, ऐसे इसीलिए बनाया बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ए, सी और बी। मैं एक बारी दो सेकंड टाइम दो, मैं तुम्हें पहले एनसीईआरटी से ही दिखाती हूं। देखो लाइट कम है, दिख रहा है, ये देख पा रहे हो। और इसके आगे लिखा हुआ है प्रो इंसुलिन। 3 अलग अलग कलर की चेन बनाई है मैंने, कलर तो मैच नहीं करे हैं, एक ब्लू, एक ग्रे और एक ग्रीन। और इसे लिखा हुआ है बेटा यहां पे प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? जैसे हमने एक अभी पढ़ा, एक एंडोटॉक्सिन जो कि बीटी टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन्स, एंडोटॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन। जब आप प्रो वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो इनएक्टिव है। जो ये हमारा इंसुलिन है, इसमें जो ए, ये प्रोटीन की चेन है बेटा, ए, सी एंड बी। मैं यहां पे लिखूंगी, मैं पहले तो ये लिख देती हूं, ये एक प्रो इंसुलिन है। अभी मैं समझा दे रही हूं क्योंकि अगले दिन हमें यहां से स्टार्ट करना है। दिस इज अ प्रो इंसुलिन, एंड प्रो इंसुलिन का मतलब होता है एक इमेच्योर इंसुलिन, एक इमेच्योर इंसुलिन जिसमें 3 चेन्स है मैम, ए, सी एंड बी प्रोटीन चेन। ये प्रोटीन की चेन है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है। ये एक इमेच्योर प्रोटीन की चेन है, इनएक्टिव प्रोटीन की चेन है। हमारी बॉडी में कभी भी इंसुलिन डायरेक्टली एक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस नहीं होता। इट इज नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द एक्टिव स्टेट, इट इज प्रोड्यूस्ड first in the inactive pro-insulin state which has 3 chains and they are not alag-alag, they are joined.
दे आर ज्वाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पे ए और बी चेन के बीच में दो साइड डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाए, वैसे ए चेन में भी बेटा आपको ऐसे दिखाए होंगे, एक विद इन द ए चेन, विद इन द ए चेन आपको एक डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया होगा, और ए और बी के बीच में आपस में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिखाए होंगे। इंसुलिन in human synthesized as inactive प्रोहार्मोन। और इसको अगर तुम्हें एक्टिव करना है ना बेटा, बस एक चेंज तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम नहीं करते हो चेंज, तुम्हारी बॉडी में प्रोसेसर है भैया, तुम्हारी बॉडी का प्रोसेसर है जो इस चीज को कर सकता है। यार तुम्हें ना यार इस सी चेन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी चेन एक प्रॉब्लम है। तुम्हें चाहिए सिर्फ ए और तुम्हें चाहिए सिर्फ बी चेन। और एक्चुअल में जब एक इमेच्योर इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनता है तो ये एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड बोलते हैं कि ये जो सी पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन की चेन है, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन की चेन है, ये अतिरिक्त, जैसे अतिरिक्त ज्ञान होता है, ये अतिरिक्त है भैया। तो जब ये इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होता है तो आप इस एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड को हटा देते हो, बस ये रख देते हो। वेयर ए एंड बी चेन आर ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज इंसुलिन, दिस इज मैच्योर। ये आपकी बॉडी में खुद से होता है, आपको बाहर से कोई बेटा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। तो यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगी, सी चेन ये एक्स्ट्रा है, removed during maturation। क्या समझे बेटा, बस आज यहीं तक रख रही हूं, इसके आगे अगली दिन बेटा पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, कि हम हाँ बस आज यहीं तक रख रही हूं। इसके बाद बेटा हम अगले दिन पढ़ेंगे कि हमने ई कोलाई से कैसे बनवाया। हमने बेसिकली किया क्या बेटा, हमने जीन के बारे में पढ़ा कि इंसुलिन की जीन ऐसी दिखती है, इंसुलिन की जीन ACB ऐसी दिखती है, जिससे प्रोटीन की कुछ चेन्स बनती है। और याद रखिए ए चेन फिर सी चेन फिर बी चेन, अपने मन से बेटा मत करना कि ए बी और सी, नहीं, ए सी एंड बी, ए सी एंड बी, ठीक है ना। और ये ए सी और बी चेन एक इमेच्योर इंसुलिन में होते हैं, प्रो इंसुलिन में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सी जो चेन है वो एक्स्ट्रा पेप्टाइड है, ये एक्स्ट्रा चेन है, ये हमें नहीं चाहिए भैया, ये हमें रिमूव करना है। और ये रिमूव होती है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस। जब एक इमेच्योर इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है तो दिस एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड एंड द मैच्योर इंसुलिन यू विल गेट। नाउ हाउ वी विल एनकरेज ई कोलाई टू डू दिस, दैट वी विल सी बेटा इन द नेक्स्ट क्लास। यस एवरीबॉडी, बेटा किसी को कोई दुख दर्द समस्या, आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आई। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ देती हूं, इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप एक बार देख लीजिएगा। आरएनए इंटरफेरेंस का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक था जहां मुझे थोड़ा सा बेटा ज्यादा आपको बताना पड़ा, सो दैट आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं। बट प्लीज वो पॉइंटर्स अगर आपको सिर्फ याद हो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ भी इधर उधर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमारा फर्ज होता है कभी कभी आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स भी बताएं, है ना। बट आई ट्राई टू लिमिट माई सेल्फ, आई नेवर एवर एवर बेटा आई डू नॉट ट्राई टू शो ऑफ यू नो that how much knowledge I can, because it is बेटा not useful। मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में ये ऑब्जर्व किया था, बड़े मजे आते थे जब कोई टीचर ना बड़ा सारा कुछ बता देना, मजा बहुत आता है। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूं, विच आई रियलाइज्ड आफ्टर, ऑफ कोर्स आई कुडंट क्वालिफाई, देन आई रियलाइज इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना ज्यादा, आप ज्यादा पढ़ लोगे तो उसमें से तो बेटा क्वेश्चंस आ ही जाएंगे ना। बट आप जब एनसीईआरटी बेस्ड रेलेवेंट कंटेंट पढ़ते हो तब क्वेश्चंस फंसने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकतर बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा होता है वो एवरेज स्टूडेंट होता है, तो एवरेज को टॉपर बनाना एक टास्क है। टॉपर हर कंटेंट पढ़ सकता है, जो टॉपर बनने वाला है या जो टॉपर होता है वो ज्यादा कम कुछ भी, उसको तो जो जितना दे दो वो सब पढ़ लेगा। बट एक एवरेज बच्चा जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बेटा, बहना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आप जब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, कंटेंट रेलेवेंट पढ़ेंगे, तो आपकी सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होगी। आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू दिस बेटा, इट्स नॉट अबाउट हाउ वंडरफुली एंड ग्रेट यू नो PhD करा दूं मैं तुम्हें टॉपिक पे, नो दैट डजंट मेक सेंस। एंड नाउ आई एम लीविंग बेटा, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग टुडे बिकॉज अपॉइंटमेंट छूट जाएगी, ठीक है जी। बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल बेटा, बाय बाय।
थैंक यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा लेक्चर बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।